हेलो एमएससी स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमएससी में पेपर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस देखने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है डिफरेंशिएशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। यदि हम डिफरेंशिएशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि हम आखिरकार इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो डिफरेंशिएशन का साइन, जैसे कि हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े रहते हैं कि डेरिवेटिव्स को यदि हम बात करें तो हमें उसको लिखना कैसे रहता है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन इफ अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम अ सेट डी टू अ कॉम्प्लेक्स प्लेन सी। यानी कि f नाम का कोई फंक्शन है जो कि d से c तक डिफाइन है और हमने कोई एलिमेंट लिया a नाम का, ठीक है, वो कि d में बिलोंग करता है, तब हम यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम रिप्रेजेंट करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f a h f e प्लस h माइनस एफ ऑफ ए अपॉन h, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, f डैश ए सी। ये हमारा डेरिवेटिव फंक्शन होता है। इसका मतलब ये है कि यदि हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है, यदि हमारी लिमिट एग्जिस्ट की, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स आवर फंक्शन इज अ डिफरेंशिएशन फंक्शन। क्या है, लिमिट एग्जिस्ट की तो फंक्शन क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन फंक्शन हो जाता है। लेकिन वहीं पे यदि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, यदि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, यानी कि हमें लिमिट की वैल्यू नहीं मिली है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है, और वी कैन से कि हमारा फंक्शन नॉट अ डिफरेंशिएशन फंक्शन है। ठीक है, ये बात बिल्कुल आप लोगों को क्लियर रखनी है कि हमारा फंक्शन किस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है और डिफरेंशिएशन नहीं होता है। यहाँ पे हमें याद रखना है कि डेरिवेटिव हमें f डैश ए की जगह पे यदि हम मान के चलें कि z बिलोंग्स टू d, तो हम क्या लिखेंगे उस समय, f डैश z लिखेंगे। यदि z नॉट बिलोंग्स टू d हो गया तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या बन जाएगा, f डैश z नॉट बन जाएगा। यानी कि जो भी एलिमेंट d के होंगे उसी के रेस्पेक्ट में हम अपने डिफरेंशिएशन फंक्शन को यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। आई होप ये चीजें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें ये चीज समझ में नहीं आई है। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को चीजें समझ में आ सके। अब हम आगे बढ़ेंगे। हम डिफरेंशिएशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन में जानते हैं कि किस तरीके से हमें ये याद रखना है कि कुछ नोट पॉइंट्स यदि हम बात करें तो जो हमारे रैशनल फंक्शन होते हैं, जो हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, वो क्या होते हैं, वो डिफरेंशिएबल होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ये नोट पॉइंट में आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, जो हमारे रैशनल फंक्शन होते हैं, वो सभी के सभी हमारे डिफरेंशिएबल होते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आई होप बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नोट पॉइंट है, ठीक है, ये आप लोगों को काम आएगा, जैसे कि नेट सेट के एग्जाम में ये बहुत हेल्प करता है ये सब चीजें। या फिर हम बात करें कि हमारे एमएससी में जो भी क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, 1 लाइनर्स 2 लाइनर्स, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, show that a function defined from C to C means एक f नाम का एक फंक्शन है जो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन से कॉम्प्लेक्स प्लेन तक ही डिफाइन हो रहा है। और ये डिफाइन कैसे किया गया है, शो तो करना है, लेकिन डिफाइन ये कैसे, ये हमें ये बताना है। डिफाइन भी तो होना चाहिए ना, क्वेश्चन है तो डिफाइंड बाई एफ जेड, इट मीन्स जेड इज एन एलिमेंट ऑफ अ सी, ठीक है। एफ जेड इक्वल्स टू z real part of z is differentiable
is differentiable only at 0। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है कि जो एफ जेड इक्वल्स टू जेड रियल पार्ट ऑफ अ जेड इज डिफरेंशिएबल। क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, हमने क्या जाना है, हमने ये जाना है कि हमारी लिमिट यदि एग्जिस्ट करेगी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल बन जाएगा, यदि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बस उसी को लेकर के हमें प्रूफ करना है। पेन का कलर मैं चेंज करूंगी जिससे आप लोगों को थोड़ी क्लियरिटी इसमें हो, समझने में भी कि हाँ ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। ठीक है, हमें पता है कि जो हमारा z है वो किसका एलिमेंट है, c का एलिमेंट है, जो कि हमें गिवन ही है। तो हम अपने डेरिवेटिव को कैसे लिखेंगे, अब आप लोग बताइएगा। उसमें हमने लिखा एफ ए प्लस एच, देखिएगा यहाँ पे हमने क्या लिखा था, एफ ए प्लस एच। तो यहाँ a d का एलिमेंट था, d क्या है, जो कि c तक एक फंक्शन डिफाइन है ना, डोमेन से c तक है वो फंक्शन। यहाँ पे c है जो कि z c में बिलोंग करता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, z प्लस h लिखेंगे क्या, b, जी हाँ बिल्कुल लिखेंगे। और यहाँ पे एफ जेड लिखेंगे, अपॉन में h लिखेंगे। एक एक करके हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, आप देखिए, यानी कि z की जगह z प्लस h लिख दो पहले, बस वही करना है और कुछ नहीं करना है। तो क्या लिखोगे, z प्लस h यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, रियल पार्ट ऑफ z प्लस h माइनस z और रियल पार्ट ऑफ z, यानी कि एज इट इज उतार दो। ठीक है, और ये h, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, एक एक करके इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो z आर ई यानी कि रियल पार्ट ऑफ z से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम इसको क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। तो ऐसे करके करती हूँ, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं अपन। ये ठीक है, पहले z प्लस h लिखा हुआ है, इसको तोड़ लेते हैं हम लोग, रियल पार्ट ऑफ z हो गया और ये रियल पार्ट ऑफ h हो गया। ठीक है, ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ h हो गया, माइनस z रियल पार्ट ऑफ z लिखा हुआ है, अपॉन में h। अब क्या करेंगे हम लोग, ये एक पार्ट हो गया, ये z प्लस h को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखना समझना है ना। क्या कर रहे हैं हम लोग, अगेन लिख दूं, z प्लस h लिखा था ना, और रियल पार्ट ऑफ z था, रियल पार्ट ऑफ z लिखा है, और क्या लिखा हुआ है, प्लस में रियल पार्ट ऑफ h लिखा हुआ है, रियल पार्ट ऑफ h, और माइनस में z रियल पार्ट ऑफ z, अपॉन में क्या है, h है। बस जो लिखा है उसी को लिख रहे हैं हम। तो ये z रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है, प्लस में z रियल पार्ट ऑफ h, प्लस h रियल पार्ट ऑफ z, प्लस h रियल पार्ट ऑफ h, माइनस में क्या है, z रियल पार्ट ऑफ z, एज इट इज ऊपर से उतर गया ये। ठीक है, अब देखो यदि कोई कैंसिल हो रहा हो तो ये कैंसिल हो रहा है और ये कैंसिल हो रहा है हमारा। we are only left with what, we are only left with these three, यानी कि z रियल पार्ट ऑफ h प्लस h रियल पार्ट ऑफ z प्लस h रियल पार्ट ऑफ h। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, अपॉन में h है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, h को कैंसिल करते हैं, कैसे कैंसिल करेंगे, z रियल पार्ट ऑफ h अपॉन में h, प्लस h रियल पार्ट ऑफ z अपॉन में h, प्लस h रियल पार्ट ऑफ h अपॉन में h, h get cancelled, h get cancelled, we are only left with what, we are only left with z रियल पार्ट ऑफ h अपॉन में h प्लस रियल पार्ट ऑफ z देन रियल पार्ट ऑफ h। ठीक है, ये क्या था हमारा, तो ये था हमारा f z प्लस h माइनस एफ जेड अपॉन एच, इसी की वैल्यू चल रही थी ना, हमने स्टार्ट तो यहीं से किया था। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ में लिमिट ले लेते हैं, तो टेकिंग लिमिट बोथ द साइड्स। ठीक है, एग्जाम में इसको लिखना नहीं रहता, आप लोगों की समझ के लिए, टेकिंग लिमिट बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स, तो लिमिट ले रहे हैं हम लोग। जैसे ही लिमिट लिए तो ये वैल्यू ऐसे है, और कहाँ से हमने अपने क्वेश्चन में, अपने डेफिनेशन में क्या पढ़ रहा है, h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो यानी कि अप्रोच किधर कर रहा है, 0 की तरफ में, तो एफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन में h आएगा। इधर भी जब हमने लिमिट लिया, लिमिट h टेंड्स टू 0, एक एक करके पूरा यदि हम तोड़े तो क्या बन जाएगा, z रियल पार्ट ऑफ h अपॉन में h
प्लस रियल पार्ट ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ h, ये ऐसे हो गया हमारा। ठीक है, अब ये h को हमको 0 में टेंड करवाना है। ठीक है, जैसे h 0 हो गया तो यानी कि वो तो रियल पार्ट ऑफ 0 क्या होता है, यानी कि 0 ही है, 0 ही वैल्यू है, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0 ही आ रही है। यानी कि हमारे पास में क्या केवल बचा है, हमारे पास में बचा है लिमिट h टेंड्स टू 0। हम यहाँ पे 0 ले नहीं सकते, 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हमको लेना नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, z को क्या माने हैं, z रियल पार्ट ऑफ h अपॉन में h प्लस रियल पार्ट ऑफ z, बाकी यहाँ पे क्या हो गया, ये वैल्यू 0 हो गई है। इतना तक समझ में आया क्या आप लोगों को? ठीक है, कि हमारी ये वैल्यू तो आ गई है। अब यदि हम मान करके चल रहे हैं, क्या मान करके चल रहे हैं, यहाँ पे समझिएगा कि कैसे हमको अब आगे प्रोसीड करना है। ठीक, इफ यदि हमारा z यदि 0 के बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, then limit h tends to 0, z real part of h upon h does not exist, does not exist। ठीक है, does not exist। क्यों exist नहीं करेगा, because if h tends to 0 through purely imaginary numbers, through purely imaginary numbers, through purely imaginary numbers, then real part of h हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ h अपॉन h क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसके लिए, फॉर h अप्रोचिंग टूवर्ड 0। किधर अप्रोच कर रहा है ये, approaching towards 0, approaching towards 0 through such numbers, समझाऊंगी है ना, पहले लिख दूं, through such numbers, किसी को समझ में नहीं आया होगा तो। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे यदि हमारा h 0 की तरफ में अप्रोच कर रहा है थ्रू प्योरली इमेजिनरी नंबर्स, तो REH की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 0 आ जाएगी। चाहे आप REH 0 बोलो या फिर उसके डिवाइड में आप h लिखो तो भी वैल्यू 0 है, क्योंकि h कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ में जा रहा है। ठीक है, 0 के, तो यानी कि z को हमने 0 नहीं लिया है, यानी कि ये वैल्यू हमारी 0 आ रही है। ठीक है, क्यों, यानी कि हमें ये बात समझ में आया कि इस नाम की कोई लिमिट फिर एग्जिस्ट वहां पे नहीं करेगी, वहां पे क्या नहीं की है, एग्जिस्ट नहीं की है। अब आगे समझिएगा, whereas if h tends to 0 through real number, then फिर उस समय क्या हो जाएगा, then रियल पार्ट ऑफ h हमारा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रियल पार्ट की कोई वैल्यू मिली है। यदि इमेजिनरी में जाएगा, आप ये बताओ, यदि हमने लिखा, क्या लिखा, x प्लस 0y, सॉरी एक मिनट, x प्लस, एक मिनट है ना, x प्लस आयोटा 0। आप ये बताओ यहाँ पे इमेजिनरी और रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट है यानी कि z इक्वल्स टू, है ना, रियल पार्ट ऑफ z है हमारा x और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमारा क्या है, इमेजिनरी, im लिखेंगे, और इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है हमारा 0, क्योंकि कुछ भी वैल्यू नहीं है। समझ में आया? हम बोल रहे हैं कि जब हमारा h 0 की तरफ में अप्रोच कर रहा है, किसमें, इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी नंबर में, तब हम बोलेंगे, यानी कि जब वो इमेजिनरी नंबर में, तो यानी कि हमारे पास तो कोई इमेजिनरी नंबर है क्या, देखो इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, रियल लिखा हुआ है, इसका मतलब कि इमेजिनरी नंबर तो है ही नहीं, यानी कि रियल पार्ट ऑफ h तो 0 आया है। समझ में आया ना, इमेजिनरी थोड़ी ना है, ये तो रियल है,
लेकिन अब यदि रियल नंबर से वो अप्रोच कर रहा है, रियल नंबर की तरफ में जा रहा है, तो h तो 0 की ओर बढ़ रहा है, यानी कि बढ़ते बढ़ते वो कहाँ पहुंच गया है, h जब यानी कि रियल पार्ट ऑफ h की अब कोई वैल्यू मिली अपने को, क्या मिली, वो h मिली, जैसे कि रियल पार्ट ऑफ z क्या है, x है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, 0 है। यहाँ पे यदि इमेजिनरी नंबर से पास करेगा तो 0 वैल्यू देगा, और रियल नंबर से पास होगा तो h वैल्यू देगा, यानी कि रियल नंबर कोई एग्जिस्ट कर रहा है, वो h है। समझ में आया आप लोगों को? आई होप क्लियर हुआ होगा। मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को शायद समझ में नहीं ना आया हो, बट मैंने कोशिश की है आप लोगों को बताने की, लेकिन फिर भी यदि कहीं डाउट रह जाता है तो डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आई है। कोशिश करूंगी मैं कि आप लोगों को चीजें समझ में आ सके, है ना। बट बहुत ही सिंपल चीज है कि इमेजिनरी वैल्यू नहीं है इसलिए वैल्यू 0 आई है, रियल वैल्यू है इसलिए वैल्यू h आई है, बस ऐसे समझिएगा, ठीक है। तो यानी कि अब h आया है, सो रियल पार्ट ऑफ h और h यानी कि h अपॉन h क्या आएगा, 1 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। यानी कि हम बोलेंगे अब उस समय, अब मान करके चलो, ये तो कंडीशन तब की हो रही थी कि z क्या था, z नॉट इक्वल्स टू 0 था ना, क्या था, नॉट इक्वल्स टू 0। अब z यदि 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब समझिएगा, है ना। यदि हमारा इफ z इक्वल्स टू 0, इफ z इक्वल्स टू 0, तब क्या हो जाएगा, जैसे ही z 0 हुआ तो हम बोलेंगे कि z रियल पार्ट ऑफ h अपॉन h, यानी कि z 0 तो ये वैल्यू पूरी 0। जैसे ही ये वैल्यू 0 तो इसका लिमिट ले लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, z रियल पार्ट ऑफ h अपॉन h, तो फिर क्या वैल्यू आएगी, ये भी 0 आएगी, उसका लिमिट लिया क्योंकि वैल्यू तो 0, लिमिट 0 की लिमिट ले रहे हो क्या, नहीं, तो लिमिट बस लगा दिए, लिख दिए हम लोग। यानी कि अपने को ये बात समझ में आई कि हमने जैसे ही z को 0 लिया, z को हमने 0 लिया, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लिमिट z REH अपॉन h ये क्या वैल्यू 0 आई है। लेकिन जब हम z को 0 नहीं लिए थे तो ये वैल्यू क्या आ रही थी, यानी कि ये वैल्यू हमारी क्या आई, ये वैल्यू 0 आई, लेकिन ये वैल्यू हमारी 1 आई है, ये वैल्यू हमारी 1 आई है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, z रियल पार्ट ऑफ h अपॉन h डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट क्यों है भाई, यानी कि एक ही वैल्यू दो प्रकार की चीजें दी हैं, यानी कि एक टर्म जैसे कि ऐसे समझो, यानी कि एक व्यक्ति दो मुही बातें कर रहा है, दो मुही बातें करना मतलब कभी यार तुम कुछ बोलते हो, कभी तुम कुछ बोलते हो, तो यानी कि वो बात सही नहीं है। एक बार वैल्यू 0 आई, यानी कि z हमने जैसे ही 0 नहीं लिया, यानी कि z की वैल्यू जब नॉट इक्वल्स टू 0 थी, तो एक बार हमारी वैल्यू 0 आती है, एक बार वैल्यू हमारी 1 आती है, तो हम फाइनली बोलेंगे कि इस नाम की कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्या नहीं कर रहा है, कि लिमिट z REH अपॉन h डज नॉट एग्जिस्ट है, क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट है। वेयर एज जैसे हमने z को 0 माना है तो हमको पता चल रहा है कि लिमिट की वैल्यू तो 0 आई, यानी कि वो एग्जिस्ट की, लिमिट एग्जिस्ट की ना, वैल्यू भले ही वो 0 आई है, कुछ नहीं आने, यानी एक बार 0 एक बार 1, यानी कि बोलते हैं आप जाओगे या नहीं जाओगे, तो कभी कोई व्यक्ति बोला हाँ जाऊंगा, फिर तुरंत बोल दिया नहीं नहीं जाऊंगा, तो समझ में नहीं आया जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन क्लियरली नहीं जाना है तो नहीं जाना है, नहीं भैया मैं नहीं जा रहा हूँ, तो यानी कि एक आंसर तो मिला ना, नहीं जा रहा हूँ, नहीं का कम से कम कुछ तो जवाब मिल गया। तो वही बात थी, हमने जैसे z को 0 माना तो एक आंसर मिला 0, यानी कि वी गेट द आंसर ना। जैसे ही हमें आंसर मिला तो हम बोलेंगे कि fz इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल तो है, यानी कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पेज में लिखूं क्या, थोड़ा सा क्लियर दिखेगा आप लोगों को। सो fz इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएबल कहाँ, डिफरेंशिएबल ओनली एट z इक्वल्स टू 0, जब z 0 था तो ही वो डिफरेंशिएबल है, यानी कि जब z 0 नहीं था तो एक बार 0 एक बार 1, तो हमने बोल दिया लिमिट एग्जिस्ट नहीं की। लिमिट एग्जिस्ट ना करना मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होना, लिमिट एग्जिस्ट करना मतलब डिफरेंशिएबल होना होता है। तो fz डिफरेंशिएबल है कहाँ,
जब z की वैल्यू 0 है एंड f डैश 0 इक्वल्स टू 0, यानी कि हमने जैसी z को 0 लिया वैल्यू पूरी 0 आई, तो यानी कि डेरिवेटिव तो मिला, यानी कि लिमिट तो मिला, वो भले ही लिमिट की वैल्यू 0 आई हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या आप लोगों को समझ में आया और क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन होता है प्रूव। क्यों? क्योंकि हमको देखो प्रूव क्या करना था, हमको प्रूव करना था कि ये जो गिवन आपका फंक्शन है f नाम का जो फंक्शन है, क्या ये डिफरेंशिएबल कहाँ है? ओनली एट 0। बिल्कुल ये फंक्शन डिफरेंशिएबल ओनली एट 0 है, क्योंकि जब z की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 थी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं की। लिमिट जैसी एग्जिस्ट नहीं करती है तो कोई भी रिजल्ट नहीं आता, यानी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ये बात आप लोगों को आई होप आप लोग क्लियर कर हो पाया होगा और आप लोग रिलेट कर पाए होगी अपनी डेफिनेशन से। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले ये क्लास को मैं यहीं पे एंड करूंगी, और ये जो नेक्स्ट क्लास है हम अपना नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जुड़े रहिएगा ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ में। आशा है कि क्लास आपको अच्छी लगी है, और कहीं पे भी कोई भी डाउट रहे तो डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये चीजें हमें समझ में नहीं आई हैं, तो मैं अपनी ओर से कोशिश करूंगी कि आप लोगों को चीजें समझ में आ सके। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए आप सभी को नमः शिवाय, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।